हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधु एम सुपॉल में आपका स्वागत है। मुझे अभी कोल्ड और फीवर है, इसकी वजह से आपको मेरी वॉइस से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अभी मेरी हैवी वॉइस आ रही है क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बीमार हूँ। तो लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि किसी बच्चे को कमेंट आया था कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं एम्स में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। मैं जिन जिन बातों को बताऊंगी उन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ताकि आपको एडमिशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जब भी आपसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपकी, मैं जो बता रही हूँ बिल्कुल इतना एग्जैक्ट वो चीज़ें आपको रेडी कर लीजिएगा। अभी तो एग्ज़ाम आपका 8 जून और 22 जून को है। 8 जून को बीएससी नर्सिंग का है और 22 जून को पैरामेडिकल्स का है। अभी एग्ज़ाम डेट में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, तो आप इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो। अपने टाइम को ज़्यादा पढ़ाई फोकस करिए और पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम डेट में अगर कोई चेंजिंग होता है तो मैं ज़रूर अपडेट करूँगी और ज़रूर बताऊँगी किसी न किसी तरीके से। तो इसलिए आप बिल्कुल भी अपने को डाइवर्ट ना करें, अपना फोकस पढ़ाई पे ही रखें। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, The candidate should be bring following documents in original along with one set of the accessed copy at the time of verification of original document as per schedule in respect of the successful candidates। मतलब कि ये कह रहा है कि जिनका सिलेक्शन हो जाता है या फिर मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा, अब फिर जो काउंसलिंग वो कर लेंगे, फिर उनको जो भी कॉलेज अलॉट होगा उस टाइम पे क्या करना है, आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं नीचे बताऊंगी उसकी ओरिजिनल कॉपी लेके जाना होगा। जो भी एम्स आपको अलॉट होगा उसके साथ एक वन सेट ऑफ दी कॉपी, सेट कॉपी। मतलब कि देखिए, मैं तो कहती हूँ आप एक सेट नहीं, आप 2 सेट करा के ले जाइएगा सीरियसली, क्योंकि बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। 2 सेट ले जाते हैं तो एक सेट तो मैंडेटरी है, लगता ही लगता है, लेकिन कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स का एक सेट और ले लेते हैं वो लोग। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, उसके 4 से 5 कॉपी आप ज़रूर रखिएगा। तो वो बताऊंगी मैं कितना एटलीस्ट। लेकिन आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, ये सब सारी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताऊंगी, उनकी एटलीस्ट आप एक ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहेगी। उसके बाद आपके पास 2 फोटो कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए लिखा है एडमिट कार्ड इशू बाय दी एम्स न्यू दिल्ली। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये बहुत मिस्टेक्स पॉइंट्स हो जाते हैं। क्या है कि देखिए, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे एम्स का जो है, जहाँ पे भी आपका सेंटर जाए, तो आप अपने 2 एडमिट कार्ड को आप प्रिंट कराइएगा। एक एडमिट कार्ड मत निकलवाइएगा। मतलब कि अगर आपको प्रिंट कराने में ज़्यादा पैसा लगता है तो आप एक एडमिट कार्ड प्रिंट करा लीजिएगा, फिर उसी एक एडमिट कार्ड से फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। यानी कि आपके पास एडमिट कार्ड का 2 फोटोकॉपी रहना चाहिए। जो भी एम्स न्यू दिल्ली एडमिट कार्ड आपको रिलीज करेगा एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। उसका देखिए, दूसरा देखिए, मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट इशू बाय द बोर्ड यूनिवर्सिटी शोइंग डेट ऑफ द बर्थ एप्लीकेशन। यानी कि देखिए, जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है वो क्या बोलते हैं कि वो हाई स्कूल वाली जो मार्कशीट होती है उसमें होती है। तो आपकी हाई स्कूल आपने जिस भी बोर्ड से किया होगा, यूपी से, वैसे जहाँ से भी आप होंगे, राजस्थान या फिर जहाँ जो भी आपका स्टेट है, आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और हाई स्कूल का क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, ठीक है। और तीसरा देखिए, डिग्री प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विच मैक्स हिम हर एलिजिबल फॉर एडमिशन कोर्स फॉर दी। मतलब कि जो भी आप डिग्री लिए हुए हैं या प्रोविजनल कोर्स किए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि आप क्लास 12 में का, जो भी आपने क्लास 12 में का एग्ज़ाम दिया होगा, आपके पास क्लास 12 का जो भी मार्कशीट्स होंगे वो आपको लेना है। उसको मतलब वो भी चाहिए उसमें। और मैंने ऑलरेडी बता दिया है सब, जो भी डॉक्यूमेंट्स से बता रही हूँ नाम इनके ऑलरेडी 2 सेट आप लोग फोटो कॉपी करा के लेकर जाइएगा। भूलिएगा बिल्कुल भी मत, नहीं तो आपको फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, परेशान होना पड़ेगा, इधर तो जाके आपको फ़ोटो कॉपी कराना पड़ेगा। तो इसलिए वैसे सुविधा रहती है एम्स में, लेकिन आपको जब पता है कि फ़ोटो कॉपी लेके जानी है तो फिर आप लेकर जाना ना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि कॉलेज में ही फ़ोटो कॉपी हो जाएगा, आपको कॉलेज में नहीं होगा, थोड़ा सा इधर तो टहलना पड़ना, भटकना पड़ेगा फ़ोटो कॉपी कराने के लिए। तो इसलिए आप लोग फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके जाइएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैंने बता दिया 10th की मार्कशीट, ठीक है, और फिर 12th की मार्कशीट क्वालिफाइंग एग्जाम्स में।
ये भी लेना चाहिए। और फिर हम लोग आते हैं डी पे, डिटेल मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शो द मार्क्स सिक्योर बाय द एप्लीकेशन। वही कह रहा है कि वही जो जिसमें आपके सारे मार्क्स होंगे, जैसे कि आपने जब फॉर्म को फिल किया हुआ तो 12th का पूरे मार्क्स उसमें फिल होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स पाए हुए हैं, इंग्लिश में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में से करके, तो वो लाइक उसके साथ वो रहना चाहिए। फिर देखिए, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, जो भी आपने जहाँ से भी लास्ट टाइम पढ़ाई की थी आपका, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 साल 4 साल का आपका ने गैप किया हुआ अपनी पढ़ाई में, आपने 4-5 साल ड्रॉप करके आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। अगर अचानक से आप फिर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने जब भी पढ़ाई छोड़ी थी उस टाइम का जो भी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला था वो चल जाएगा। अगर 4 साल पुराना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो भी वो चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो लगेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ़ कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक। कह रहे कि अगर कोई कैंडिडेट है जो सेंट्रल स्टेट या गवर्नमेंट पब्लिक में कोई एम्प्लॉयड है कैंडिडेट, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मतलब वो भी इस फॉर्म को एग्जाम को दे सकता है। फिर देखिए तीसरा, फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू फ्रॉम द ड्यूली कंस्टिट्यूटेड एंड अथराइज मेडिकल बोर्ड। मतलब कि जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी का जो भी कैंडिडेट होगा वो इस सर्टिफिकेट को, मतलब जो भी उसका अपना सर्टिफिकेट बनाता है ना फिजिकल डिसेबिलिटी वाले, वो लगाएगा तो उसको मेडिकल बोर्ड से ऑथराइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप हो नहीं और आप इसको लगाना चाहते हो तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, वेरीफाई किया जाता है वहाँ पर पूरी अच्छी तरह से। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल और उसकी 2 कॉपी लेके जानी है। मैंने बता दिया आपको। देखिए, एडमिट कार्ड इशू बाय द एम्स न्यू दिल्ली। अभी इसमें और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं बता देती हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। देखिए, जैसे कि एडमिट कार्ड जो आएगा आपका ये, लेकिन जो आपका रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट की आप फोटो कापी निकालिएगा। आप ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए। देखिए, पहला एडमिट कार्ड का जो एम्स अभी जो आपने 11th 12th या फिर जो भी आपका होता है ना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, डोमिसाइल, ये सब सारे सर्टिफिकेट्स आपको पता होगा। मैं बता दूँ एक मोटे में, जो आपको नीट के काउंसलिंग में जितने सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर पड़ती है उतने सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर इसमें भी पड़ती है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबको पता होता है, जैसे कि अपना हो गया माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अभी मैंने बताया कि हाई स्कूल 10th का 11th का मार्कशीट हो गया, आपको ये सब सारी चीज़ें होती है। और उसके बाद से और एडमिट कार्ड जो एम्स रिलीज़ करेगा वो हो गया। फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद से फिर जब आप एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन मान लीजिए हो गया, तो फिर आपका जो रिज़ल्ट आएगा, मतलब एक बार ऐसे पूरा ऑल राउंड सबका ऐसे मेरिट लिस्ट का सीट निकलेगा वो नहीं, एक बार ऐसे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एम्स पर्सनली आपको आपके रोल नंबर वाइज पर्सनली आपको ईमेल नहीं भेजता है, लेकिन वही आप जब लॉगिन करके चेक करेंगे तो वहाँ पे पर्सनली आपको एक आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा आपका कि आपका ये है रैंक ऑल ओवर, आपने मार्क्स ये पाया और आपका ये सब्जेक्ट वगैरह जो डिटेल में रहेगा। तो वहाँ पे आप उसको आपको प्रिंट कराना है। एडमिट कार्ड हो गया, आपका रिजल्ट हो गया, और आपको काउंसलिंग लेटर आएगा, ईमेल आता है काउंसलिंग लेटर का, तो फिर आपको काउंसलिंग लेटर प्रिंट कराना होगा। ये मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। एडमिट कार्ड, ईमेल, एडमिट कार्ड जो एम्स जारी करेगा, जो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उसकी 2 कॉपी करानी है, भूलिएगा नहीं। और उसके बाद से जो रिजल्ट आएगा उसकी भी जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रही हूँ सबकी 2 कॉपी रहनी चाहिए ओरिजिनल कम से कम, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या है मैं जो बताने वाली थी, ये है कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट। देखिए इन सारे चीज़ों को बता देती हूँ। सबमिशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC नॉन क्रिमिनल लेयर EWS कैंडिडेट, ठीक है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, मैं अभी कुछ फॉर्मेट इस वीडियो में शो कर देती हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन आपको इसका फॉर्मेट नहीं बताया है कि कैसे फॉर्मेट रहना चाहिए। तो देखिए मैं बता देती हूँ, जल्दी से आप एक बार देख लीजिए, मैं दिखाई देती हूँ आप लोगों को। देखो मैंने आपको बहुत बार इसके पहले भी बहुत सारे 1-2 वीडियो में ज़रूर बताया, मुझे याद है यहाँ तक, पता नहीं आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब यही बता रहा है, मैं बता देती हूँ। देखिए जैसे कि आपका जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से आपका जो भी कैटेगरी है कास्ट का, SC ST जो भी है आपका, तो उसके बाद से आपको
मतलब अपलोड करना होगा उसको। साइट पे वो देगा, खुलेगा पेज फिर आपका लॉगिन करके कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है आप उसको अपलोड करिए, और वो ऑनलाइन ही होगा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड वाला। और वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका तब एक्सेप्ट किया जाता है जब आपका, देखिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट ऐसे कहीं से भी जाके नहीं बनवा लेना। एक चीज़ और बता दूं मैं, आप प्रॉपर पता करिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट है आपका, तो वहाँ पे आपके पापा और मम्मी लोग को अच्छे से पता होता है, तो उनसे पता करिए, भाई बहन जो भी आपके बड़े हों, या फिर किसी ने एग्जाम को क्रैक किया फिर उससे भी संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक बार मैं रीड कर देती हूँ। देखिए बता रहा है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी स्टार्टिंग दैट द कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST और SC ST एंड बैकवर्ड ग्राउंड EWS प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये बता रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से का उसमें साइन वगैरह हो रहता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब सारी चीज़ें इसमें बता रहा है कि चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंट। तो वो जब आप बनाते हैं ना, जब भी आप बनाते हैं ऑनलाइन इसको अप्लाई करते हैं, तो जो लोग भी ये बनवाते हैं वो लोग खुद मुहर लगवा के आपको ला के देंगे, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को नहीं मिस करना है, तो मैं दिखा देती हूँ क्या है वो इम्पोर्टेंट चीज़। क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, जल्दी से आप ध्यान से सुन लीजिए, मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। देखिए जो OBC के कैंडिडेट हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 8 जून 2023, 9 जून 2023 से लेके 8 जून 2024 तक का होना चाहिए। देखिए मैंने क्या बोला कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 9 जून से लेकर के 8 जून के बीच का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि 1 ईयर का के बीच का रहना चाहिए। अगर आप BSc नर्सिंग को देना चाहते हैं तो, और OBC के कैंडिडेट है, अगर आप पैरामेडिकल का कोर्स के लिए आपने फॉर्म भरा है तो आपका जो भी OBC के कैंडिडेट है, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट होगा उसका डेट देखिए 23 जून 2023 से लेकर के 22 जून 2024 तक के बीच का होना चाहिए। अगर आप इस एक साल के बीच का डेट का बनवाते हैं तो आपको जो भी कास्ट सर्टिफिकेट आपका है OBC का वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने इस डेट के पहले का बनवाया हुआ या फिर एग्ज़ाम के डेट का बाद का बनवाते हैं तो बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं, वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप अपना टाइम निकलवा करके इसको बनवा लीजिए, बिल्कुल इग्नोर मत करिए, वरना बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे। जब आपका नंबर सेम नंबर आपका भी रहेगा और किसी और कैंडिडेट का सेम नंबर रहेगा तो लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और आपको सीट नहीं मिलेगी और दूसरे बंदे को मिल जाएगी, और आपको जाकर के अगर आपके पास नहीं है तो आपको जनरल से जाकर सीट लेनी पड़ेगी। ये बहुत प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं इस बात को बता रही हूँ। फिर और एक चीज़ और बता दूँ, जो जनरल के कैंडिडेट हैं, देखिए एक और चीज़, और ये सेंट्रल के फॉर्म में रहना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब इन द प्रोस्पेक्टिव। इसमें बताया भी गया है कि इसका कैसे फॉर्मेट रहना चाहिए। मैं फॉर्मेट अभी आपको वीडियो में शो करूँगी। और इसका 2 लैंग्वेज रहना चाहिए, या तो हिंदी और इंग्लिश में। मैंने इस वीडियो बना के ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ और फिर दोबारा बना रही हूँ किसी बच्चे के बोलने के बाद से। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप उन वीडियोज़ को जाके खुद देखिए। आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, आप सेम कमेंट आके बार बार करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप वीडियोज़ देखते नहीं हैं। आप वीडियोज़ को ज़रूर एक बार देखिए और जा कर के ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पर लगभग सारे इन्फॉर्मेशन पे वीडियोज़ बने हुए हैं, आप उनको देखिए और आप उनसे लाभ लीजिए। जो भी आपकी डाउट है उतना ज़्यादा डाउट नहीं रहेगा अगर आप मेरे सारे वीडियोज़ को देखते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं थंबनेल में या फिर सारी चीज़ें नहीं लिख पाती हूँ। तो आप वीडियोज़ जो भी मैं बनाती हूँ एकदम रिलेवेंट रहता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके हम वीडियोज़ बनाने लगते हैं, नहीं। आप देखा करिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आपके काम की चीज़ों को बताती हूँ और जितना जल्द मैं बता सकती हूँ कोशिश करती हूँ उस तरीके से उतना जल्द मैं बता के वीडियो ख़त्म करूँ। बहुत लंबा वीडियो बनाने का मेरा टारगेट नहीं रहता है। देखिए, और ये EWS के लिए मैं बताने वाली हूँ कि EWS के लिए BSc नर्सिंग के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका फॉर्म होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 से 8 जून 2024 तक, यानी कि
1 अप्रैल 2024 से लेकर के 8 जून 2024 तक के बीच का रहना चाहिए नर्सिंग के लिए। अगर आप वहीं पे पैरामेडिकल के का मतलब स्टूडेंट हैं और आप उसका फॉर्म फिल किए तो आपका जो इशू डेट है आपका 1 अप्रैल से लेकर के 22 जून 2024 तक रहना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 22 जून 2024 तक का बीच का रहना चाहिए। EWS के आप कैंडिडेट हैं तो आपको ये रिसेंट का चाहिए, इसलिए आप इसे जल्द बनवा लीजिए, नहीं तो फिर आपको अपने इस EWS होने का लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और मैं अब आगे की तरफ चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या फॉर्मेट रहेगा, क्या फॉर्मेट एम प्रिस्क्राइब करते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और ये इनकम सर्टिफिकेट के लिए है, मतलब कितना आपका अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है तो उनके लिए भी ऐसा है कि मतलब वो वैलिड है एक ईयर के लिए 24 से लेकर 25 तक में लगा सकते हैं। और इसमें भी ऐसा लिखा हुआ है 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको वैलिड नहीं होगा, आपके फैमिली मतलब अप्लाई नहीं होगा आप पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा रोटेट कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ऐसा भी रेसिडेंशियल फ्लैट इतने स्क्वायर फीट का रहना चाहिए, सेवम नहीं होना चाहिए, ये सब सारे कंडीशन है अप्लाई होते हैं। और तभी आपको जो भी आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सरकार लगाना चाहते हैं, बिलो द पॉवर्टी लेवल जो भी है आपका, तो तभी आपका इसका लाभ ले सकते हैं, वरना फिर आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। वो पता होता है सबको, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो भी कैंडिडेट होते हैं SC ST के, उनको पता होता है, उनके पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छी तरह पता होता है कि उनके क्या है, उनके बहुत सारे कार्ड भी बनते रहते हैं, तो उन्हें मुझे पता है कि उनको पता रहता है सब सारी चीज़ें। आप ये जो कुछ भी बनवाएंगे उसमें आप एक फ़ोटो लगाना रहता है पासपोर्ट साइज़ का, तो आप लोग उसे बनवा लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे, और ये फॉर्मेट है SC और ST वालों के लिए। मैं एक और चीज़ बता दूँ, अभी मतलब जो 2024 का पर्सपेक्टिव आया है उसमें ST और SC के लिए कोई इशू डेट का नोटिस, मतलब मैंने बहुत जगह ढूंढा, ऐसा नहीं दिया गया है कि आपका इतने डेट के साल के मतलब रहना चाहिए। SC और ST के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं लगा है कि इतने तारीख के बीच का रहना चाहिए। तो मैं तो कहूँगी आपने बनवाया होगा, आपका अगर है तो 4-5 साल 3 साल तक एटलीस्ट है तो चल जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका ये क्या फॉर्मेट रहेगा एक कास्ट सर्टिफिकेट का। यहाँ पर वैसे ये भी है, ऐसे लिखा हुआ है दिस इज टू क्लियरफाई, उनको सारा फॉर्मेट उनके पास रहता है। अगर आपको ऐसा अगर आप जाते बनवाने तो उन्हें भी दिखा देंगे, तो वो समझ जाएंगे कि क्या फॉर्मेट रखना है। ठीक है, तो यही है फॉर्मेट, आपने देख लिया पूरी अच्छी तरह से, मैंने बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST वालों के लिए भी ये है, आप देख लीजिए ध्यान से। और ये प्रोफार्मा का ये फॉर्मेट रहेगा, ये सब सारी चीज़ें। इसमें कोई फ़ोटो का भी शायद फ़ोटो नहीं लग रही है पासपोर्ट साइज़ की, लेकिन आपका यहाँ पे जब आप वीकली सेक्शंस का बनवाएंगे बिलो दी पॉवर्टी लेवल जो भी है तो उसमें आपको लगेगा। और इसका एक है प्रोफार्मा का फॉर्मेट OBC के लिए। और तो इस वीडियो में इतना ही है। तो आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं बहुत टाइम निकल करके सारी वीडियोज़ को बनाती हूँ। और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वीडियोज़ का फीडबैक भी दिया करिए। अगर आप क्या कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनना हुआ है पे ज़रूर कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल सके, क्योंकि किसी बच्चे के कमेंट आने पे ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है और मुझे हौसला भी मिलता है। और ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे इससे पता चलता है कि हाँ बच्चों को लाभ हो रहा है, तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है, तो फिर मैं उस हिसाब से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मैं वीडियोज़ को और अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। और भी एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर मुझसे किसी का कोई प्रॉब्लम है, अगर मुझसे कोई बात करना चाहता है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, जैसे कि प्रिपरेशन से रिलेटेड हो गया, फिर कुछ और भी हो गया, जैसे वो कंफर्टेबल फील करे, तो मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। मैं इंस्टाग्राम अभी पेज यहाँ पे शो कर दूँगी आपका, क्या है मेरा इंस्टाग्राम की ID, ठीक है। और आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।